हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। चलिए जल्दी से आ जाइए चैनल पे और चैनल को फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम करने वाले हैं सीडीपी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बाल विकास। ठीक है, क्या करने वाले हैं? बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम के लिए, हर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी हो, चाहे एच टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे रीट हो, एस टेट या कोई भी अन्य टेट हो, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम कर लेते हैं इसकी शुरुआत। और ये आज की क्लास जो है बहुत थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, तो सभी बच्चे अच्छे से इस टॉपिक को करेंगे और मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को तैयार करके लाई हूँ। आई होप सो आपको अच्छा लगेगा। और इसमें मेन पॉइंट्स ही है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैं जो भी वीडियो लेके आऊँगी वो बहुत ही मेन पॉइंट्स पे और इम्पोर्टेंट्स होंगे टेट एग्ज़ाम को लेकर। चलिए कर लेते हैं आज की शुरुआत। तो आज का टॉपिक है हमारा बाल विकास। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो विकास है, जो बाल विकास में जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें क्या होता है कि जो विकास है उसकी प्रक्रिया क्या है, गर्भधारण से ही शुरू हो जाती है और कब तक रहती है? मृत्यु तक। मतलब यह चलती रहती है, यह कभी बंद नहीं होती। जो विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहे। विकास मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे है बाल विकास का इतिहास। 17वीं शताब्दी में कोमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, किसने? कोमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। 1657 में 2 पुस्तक की इन्होंने रचना की। कौन सी है देख लीजिए। पहली पुस्तक है इनकी बालकों की प्राथमिक शिक्षा और दूसरी है पाठ्य सामग्री को चित्रों की सहायता से रोचक बनाया गया है। ठीक है, इनकी इन 2 पुस्तकों में ये स्पेशल है। चलिए आगे क्या है। 18वीं शताब्दी में कुछ दार्शनिक जॉन लॉक, थॉमस होब्स, जे रूसो ने बालकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया। ठीक है, जब 18वीं सदी आई तो क्या हुआ कि कुछ विद्वान थे, उन्होंने क्या किया कि बालकों के विकास पर अध्ययन करने के बारे में सोचा, बल दिया। तो इनमें कौन कौन थे? जो महत्वपूर्ण है वो है जॉन लॉक, थॉमस होब्स, जे रूसो। आगे चलिए। 18वीं शताब्दी में पेस्टालोजी 1774 ने बालक विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वितरण प्रस्तुत किया। यह वितरण बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। ठीक है, किस पे आधारित था? बेबी बायोग्राफी पर। और उनका यह अध्ययन उसके अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया था। किसने? पेस्टालोजी ने। क्या किया था उन्होंने एक वैज्ञानिक अध्ययन किया था। वो क्या था? बेबी बायोग्राफी पर था और यह उनका खुद का पुत्र था। कितना? 3.5 वर्षीय। ठीक है, आगे चलिए। 19वीं सदी में ही अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। क्या चला? बाल अध्ययन आंदोलन चला। कब चला? 19वीं सदी में। और कहाँ चला? अमेरिका में। इस आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल 1893 थे। ठीक है, ये याद रखना है। आगे है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। ये सब होने के बाद क्या हुआ कि कुछ संस्थाओं को बनाया गया। इसमें महत्वपूर्ण थी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
ये सभी ने अच्छे से ध्यान में रखनी है। चलिए आगे है 19वीं व 20वीं सदी में बाल मनोविज्ञान संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। कुछ पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि CDP पोर्शन में मतलब टेट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जिसमें मेन मैं लेके आई हूँ कुछ एक बुक्स। जैसे 10 के द्वारा, 10 मतलब ये विद्वान हैं जो, और आगे है 1869 में, ठीक है। इनकी बुक का क्या नाम था? इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इनकी पुस्तक है, ठीक है। इनका प्रकाशन हुआ था, तो ये अच्छे से याद करना है। दूसरे नंबर पे आते हैं डार्विन, 1877 में। इन्होंने क्या किया था? बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नाम की जो पुस्तक निकाली थी। आगे आते हैं प्रेयर, 1881 में इन्होंने पुस्तक निकाली थी द माइंड ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। उससे आगे आते हैं गैसल 1928 में इन्होंने निकाली थी इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ। उससे आगे हैं गैसल 1930 में इन्होंने दोबारा एक बुक निकाली, इनका नाम था गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। उससे आगे आते हैं पियाजे 1926 में इन्होंने एक पुस्तक निकाली लैंग्वेज एंड थ्रो ऑफ द चाइल्ड। आगे आते हैं फिर पियाजे 1920 में इन्होंने बुक निकाली चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। आगे है पियाजे 1930 में इन्होंने तीसरी बुक निकाली मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ये जो बुक्स बताई हुई हैं, ये जितनी भी बुक्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी ने इनके नाम याद रखने हैं और ये हर टेट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये मेन बुक्स हैं जिनके नाम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे है बाल विकास का क्या महत्व है, ठीक है। इसमें देखिए ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाल विकास की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका क्या महत्व हो गया, क्यों ज़रूरी है ये। तो इसके लिए कुछ मैंने मेन उठाए हैं, आपके लिए लेके आई हूँ, जो मतलब क्वेश्चन CDP की जो थ्योरी होती है उसमें पूछे जाते हैं। जैसे पहला है कि बाल विकास का महत्व क्यों है, क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, ठीक है। बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी है, बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी, बालकों के विकास को समझने में सहायक, बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में उपयोगी, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी, बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, बाल व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में सहायक, सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक। कि जो बाल विकास है उसका ये महत्व है कि इससे क्या होते हैं कि हम बच्चों के स्वभाव को समझ सकते हैं, उनके लिए शिक्षण और शिक्षा कैसी होनी चाहिए ये उसके लिए भी उपयोगी है, ठीक है। और उनको कैसा वातावरण देना चाहिए, मतलब ये एक तरीके का ऐसा सोर्सेस कर दिया गया है। जैसे कि जो नए प्यूपल टीचर है तो वो टीचर बनने के लिए तो क्या है, उन्हें बच्चों के विकास के बारे में समझना होगा, बच्चों के अच्छे से उनको हर चीज़ के बारे में ध्यान होनी चाहिए कि वो किस तरीके से मतलब विकास करते हैं, कैसे परिपक्व होते हैं। तो उसके लिए जो बाल विकास है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे है भाई एक क्रो एंड क्रो नाम से वैज्ञानिक है, इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है तो पढ़ लेते हैं। क्रो 1958 के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है, ठीक है। और ये वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत बार पूछी गई है, ये जो परिभाषा है ये बहुत बार पूछी गई है, तो सभी ने अच्छे से याद कर लेनी है इसे।
एक बार और बता देती हूँ। क्रो व क्रो 1958 के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। सभी ने इसको अच्छे से याद करना है और समझना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि व विकास की संकल्पना। ये जो वृद्धि और विकास की संकल्पना है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से हर टेट में जरूर क्वेश्चन आता है और ये मैं लिख के दे सकती हूँ, और मैं जो आज आपके लिए इसमें से लेके आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों ने अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक है, तो भाई सभी बीच बीच में लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। हाँ जी, चलिए करते हैं शुरुआत। इसमें क्या है, अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रियाएं उस समय से प्रारंभ हो जाती है जब से बालक का बीजारोपण होता है। समझ में आया कि जो वृद्धि और विकास है वो बच्चा जब माँ के पेट में मतलब गर्भ में जाता है, जब उसका मतलब शुरुआत ही होती है, जब वो स्थापित होता है तब से ही हो जाता है, तथा उसके जन्म के बाद से निरंतर शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक पक्ष आदि का विकास होता रहता है। क्या है कि जन्म के बाद उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता रहता है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले हम वृद्धि के बारे में समझ लेते हैं। वृद्धि क्या है भाई? वृद्धि से तात्पर्य है शरीर के आकार में वृद्धि। ठीक है, जिसमें होता है वजन, लंबाई और उसके आंतरिक अंगों के आकार का बढ़ना ही वृद्धि है। कहने का मतलब है कि जैसे एक बच्चा है, या आप अपने आप पे लगा लो, या मैं हूँ, जैसे मेरा क्या है कि जो बाहरी शरीर है, जैसे मेरा वजन, मेरा लंबाई, मेरा कद, और जो मेरे अंदर जो अंग है उनका आकार में बढ़ोतरी होना ही क्या होता है? वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में वृद्धि से अभिप्राय है मात्रात्मक परिवर्तन, अर्थात वह परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मार्कअप किया है तो ये याद रखना है सभी ने। ठीक है, आगे चलिए। वृद्धि एक कर्मिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? वृद्धि एक कर्मिक प्रक्रिया होती है। परिपक्वता प्राप्त होने पर अभिवृद्धि रुक जाती है। ठीक है, क्या होता है कि परिपक्वता प्राप्त होने पर अभिवृद्धि रुक जाती है। मतलब जब बच्चा समझदार हो जाता है, अच्छे से सभी चीज़ों को समझने लग जाता है, मतलब वो एक ऐसी उम्र में आ जाता है, तो क्या होता है कि उसकी जो अभिवृद्धि है, मतलब उसका शारीरिक जो विकास होता है, उसके अंदर के जो अंगों का विकास होता है वो रुक जाता है। एक समय ऐसा आता है कि ये सब चीज़ें रुक जाती हैं। चलिए इससे आगे चल लेते हैं। इससे आगे हम विकास के बारे में समझ लेते हैं कि विकास क्या है। तो विकास से अभिप्राय है मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है भाई, मात्रात्मक परिवर्तन से मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि जैसे शारीरिक, आंतरिक अंगों का वजन, लंबाई, ये सब ये क्या होता है? मात्रात्मक, जिसे मापा जा सके। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक का मतलब पता है उसके अंदर जो गुण होते हैं, ठीक है, मानसिक, सामाजिक, इस तरीके से जो उसके अंदर गुण होते हैं उनका विकास जो क्या है वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो विकास से क्या अभिप्राय है? मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन। ये मार्कअप किया है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। यह कहना उचित होगा कि अभिवृद्धि शरीर की ऊंचाई, भार, वृद्धि, समृद्धि आदि में वृद्धि है, जबकि विकास इन सब का संगठन है या विकास संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। समझ में आया कि जो हमारी अभिवृद्धि है, जो वृद्धि है, वो तो सिर्फ ऊंचाई, भार, वृद्धि ही है, लेकिन जो विकास होता है वो इन सब का संगठन है। मतलब एक ग्रुप है, विकास के अंदर ही इन सब चीज़ों का क्रिया होती रहती है।
ठीक है। जो विकास है वो संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। बच्चे के पूरे शरीर को कौन दर्शाता है? विकास। ठीक है, चलिए आगे चलिए। विकास एक बहुमुखी क्रिया है। इसमें शारीरिक विकास के अतिरिक्त सामाजिक, मानसिक तथा संवेगात्मक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये याद रखना है भाई, जो विकास है एक बहुमुखी क्रिया है। इट्स इम्पोर्टेंट, इसको मार्कअप कर लेना भाई सभी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें शारीरिक विकास के अतिरिक्त कौन कौन से होते हैं? सामाजिक, मानसिक तथा संवेगात्मक, ठीक है, परिवर्तनों को क्या है? सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसमें मैंने एक और बीच बीच में आपके लिए परिभाषा लेके आती रहती हूँ। ये जो परिभाषा बीच बीच में आपको दिखाई देगी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कई बार टेट एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ लीजिए। हरलोक के विचारों में, हरलोक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा है विकास के बारे में या विकास और वृद्धि के बारे में? तो उन्होंने कहा है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ठीक है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे अच्छे से इस परिभाषा को देख लेंगे और सभी भाई अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये अभी नहीं तो आपके मतलब जो भी एग्ज़ाम है, टेट एग्ज़ाम है, जैसे आने वाला रीट एग्ज़ाम है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अभी से अगर आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दोगे ना तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि तब सिर्फ क्या होगा कि एक रिवीजन मारनी है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना पेन कॉपी साथ में लेके बैठें और अपने नोट्स भी बना लें अच्छे से, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। मैं आपके लिए जो भी वीडियो लेके आती हूँ मेन पॉइंट पे लेके आती हूँ। इसमें मेरी खूब मेहनत है कि आप लोगों को टेट एग्ज़ाम में कोई भी कठिनाई नहीं हो और मतलब उस तरीके से ही आपकी तैयारी हो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप मेरा हौसला अफजाई के लिए कुछ तो करेंगे ही, जैसे मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ। तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अपने छोटे भाई बहन जो भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्त हैं, उनको भेजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और सभी वीडियो को अच्छे से पूरी देखें। चलिए भाई, आगे है अभिवृद्धि व विकास में अंतर। इसमें मेन लेके आई हूँ, बस इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, समझने की बात है। तो मैं बता दूंगी, इधर अभिवृद्धि के बारे में आपको दिखेगा और इधर विकास के बारे में दिखेगा। ठीक है, तो ये सभी बच्चों ने अच्छे से देख लेना। चलिए, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई, जो शुरू में जो 2 लाइनें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन चीज़ों को समझ गया, वो समझ गया कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। ठीक है, वृद्धि जो है एक तरीके से शरीर की होती है और जो विकास है वो पूरे शरीर के साथ साथ आंतरिक भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है और विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, विकास में एक निश्चित क्रम होता है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, चलिए आगे। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। ये अंतर है, इसमें ध्यान रखना भाई सभी बच्चे। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, विकास का सीधा मापन संभव नहीं है।
अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं और विकास के रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन दोनों कहलाते हैं। चलिए आगे है अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं और जो विकास के परिवर्तन होते हैं वो विवृद्धि व ह्रास सूचक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे है अभिवृद्धि का संबंध केवल आकार बढ़ने से है, विकास का संबंध सभी परिवर्तनों से है। ठीक है, सभी परिवर्तनों से मतलब मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, आंतरिक सभी से है। तो ये अभिवृद्धि व विकास में अंतर है, इनको अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा और ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। आगे है भाई विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहला है जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक। ठीक है, इसके अंदर कुछ है कि जैविक और वंशानुक्रम में के अंदर भी कुछ कारक हैं। वो है पहला है शारीरिक रचना, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर भी है कि जो हमारे विकास को प्रभावित करती है वो कौन सी है, गल ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि, पोष ग्रंथि, यौन ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद आता है भाई हमारा तीसरे नंबर पे स्नायु मंडल और उसके बाद आता है बुद्धि। ये क्या है, जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक है। ये हमारे विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। उसके बाद आता है भाई हमारा वातावरणीय कारक जो हमारे विकास को प्रभावित करता है। देखिए इनके अंदर के जो मैटर को है वो इतना मतलब मुझे लगा नहीं कि उसको बताने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ज़्यादा उसमें नहीं गई हूँ, क्योंकि इसके नाम से ही हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे इसमें है कि वातावरणीय कारक जो हमारे विकास को प्रभावित करता है उसमें क्या आएगा, भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक का वातावरण का मतलब आप समझते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है, मतलब थल है, स्थल है, जल है, जो भी है वो क्या है, हमारे विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पारिवारिक वातावरण। ये भी हमारे विकास को प्रभावित कर, जैसे कि अगर हमारा पारिवारिक वातावरण खराब रहेगा तो उसमें बच्चे का विकास जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और वो बच्चा घुट घुट के रहेगा उसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा विद्यालयी वातावरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा ज़्यादा समय स्कूल में रहता है, अपने साथियों के साथ रहता है, अगर वहाँ उसके दोस्त अच्छे नहीं होंगे, टीचर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो उस बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक वातावरण, उसके बाद आता है हमारा सामाजिक वातावरण, उसके बाद आता है हमारा सांस्कृतिक वातावरण। ये क्या है, वातावरणीय कारक के अंदर आते हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मेन इसमें यही पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये सब जरूर पढ़ने हैं। आगे चलिए, आगे है हमारा जनसंचार माध्यम का प्रभाव। ये भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। ये तीसरे नंबर का पॉइंट है, ये सभी ने अच्छे से देखना है। ये जो मैं आपको करवा रही हूँ वातावरणीय कारक जो मैंने ऊपर करवाया है, पीछे जो मैंने जैविक और वंशानुक्रम कारक बताए हैं, और तीसरा है हमारा जनसंचार माध्यम का प्रभाव। ये क्या है, हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, इसमें क्या है, समाचार पत्र, पुस्तक, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न एवं इंटरनेट इत्यादि सूचना तथा मनोरंजन के साधनों का बालक के विकास पर, आचरण एवं व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया ना कि ये सभी जो हैं हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मतलब बाल विकास को प्रभावित करते हैं, हमारा लगा लो, आपका लगा लो। ठीक है, मतलब हम कभी तो बालक थे ही इसी तरीके से। ठीक है, अपने ऊपर लगा के चलो, अच्छे से समझाओगे। चलिए आगे कर लेते हैं। आगे आए विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार। ठीक है भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है और अच्छे से याद रखना है। बालक के विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों का संबंध शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मानसिक और शारीरिक दोनों ही जो परिवर्तन है हमारे विकास में महत्वपूर्ण है। चलिए
इसमें हर लोग भाई जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने क्या है, इसे 4 भागों में बांटा है। किसको? विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को। ठीक है, पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुरानी आकृतियों का लोप और चौथा है नवीन आकृतियों की प्राप्ति। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है भाई, हर लोग के अनुसार है, ये सभी ने अच्छे से याद रखना है, मैंने मार्कअप किया हुआ है। हर लोग के अनुसार इसे 4 भागों में बांटा है। कौन सा है? पहला आकार में परिवर्तन, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुरानी आकृतियों का लोप, चौथा है नवीन आकृतियों की प्राप्ति। चलिए आगे चलते हैं। आगे है भाई विकास के नियम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विकास के नियम। सबसे पहला नियम क्या आता है? निरंतरता का नियम। कौन सा है? निरंतरता का नियम। दूसरा है वृद्धि व विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। तीसरा है व्यक्तिक अंतर का नियम। चौथा है विकास क्रम की एकरूपता। ये सभी ने अच्छे से याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जरूर पूछा जाता है कि विकास के नियम कौन कौन से है, या मतलब कौन सा है, ये जरूर आता है। निरंतरता का नियम और एकीकरण का नियम तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो सभी ने अच्छे से पढ़ लेना है। पहला है निरंतरता का नियम, दूसरा है वृद्धि व विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती, तीसरा है व्यक्तिक अंतर का नियम, चौथा है विकास क्रम की एकरूपता। आगे है भाई पांचवा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। छठा है एकीकरण का नियम, ये बहुत बार पूछा गया है। सातवां है परस्पर संबंध का नियम, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आगे आठवां है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। भाई की जा सकती है क्या? आगे है विकास की दिशा का नियम। उससे आगे है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। ठीक है, आगे चलिए। विकास में परिवर्तन होता है 11 नंबर पर। 12 नंबर पे है प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं रहती। ये क्या है भाई? विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है, और इनको बस मैं तो यही कहूँगी, इनके अंदर तो ऐसा इनके नाम से ही पता चल रहा है, कुछ नहीं होता भाई। बताएंगे सामान्य से विशिष्ट कि बच्चा शुरू से करता है और धीरे धीरे कठिन की तरफ चलता रहता है। ठीक है, यही बताया जाता है। एकीकरण का नियम है, परस्पर का नियम है, तो इसमें बस नाम से ही याद रख लो, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं इसमें कि विकास के नियम में। जैसे एकीकरण का नियम बहुत बार पूछा जाता है, परस्पर का नियम पूछ लेते हैं कि ये क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई 14 है विकास के नियम, अच्छे से याद कर लेने हैं। आगे है भाई विकासात्मक सिद्धांत, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैंने इनकी एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, जो सिद्धांत है, सभी सिद्धांत है जो मैंने इनकी स्पेशल एक वीडियो बना रखी है। सब अच्छे से देखिए, ज़रूर आएगा, दावा है मेरा इस बात का। और मैंने उसमें बहुत सारे मार्कअप किए हुए हैं जो पीछे एग्जामों में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो विकासात्मक सिद्धांत में पढ़ लेते हैं हम। ये सिर्फ वो उसमें क्या है कि उसमें ऑल सीडीपी के सिद्धांत, जो मैंने वीडियो बनाई है, 2 वीडियो है, उसमें ऑल सीडीपी के सिद्धांत दिए हुए हैं। लेकिन ये इसमें जो सिद्धांत आपको बता रही हूँ वो सिर्फ विकास, मतलब विकास के अंतर्गत जो सिद्धांत है ना, उस वही लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले है वही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। दूसरा है फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, या सीधा इसको पढ़ लेना मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ठीक है, आगे है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, किसने दिया है भाई? एरिक्सन ने दिया। उसके बाद है सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थिति परक सिद्धांत, ये किसने दिया है? यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर। इसको आधा आधा करके पढ़ लेना,
बहुत लंबा है, भूल जाओगे। वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो नाम से देख के ही पहचान जाओगे, ठीक है, क्योंकि सिद्धांत का नाम भी बहुत लंबा है और बंदे का नाम भी बहुत लंबा है। चलिए आगे, नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया है। दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया है और कोलबर्ग ने भी दिया है। इसमें मैंने नैतिक नहीं, ये नहीं करवाया, सॉरी। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे, ये मैंने वीडियो में करवा भी रखा है, फुल वीडियो है इसकी संज्ञानात्मक विकास की, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं, वरना मैं देखूंगी एक बार दोबारा इसकी शॉर्ट वीडियो और बना दूं। तो भाई आज के लिए इतना ही। सभी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे चेहरे पे भी स्माइल हो और आपके चेहरे पे भी खूब सारी स्माइल हो कि मैम ने अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। तो भाई आज की वीडियो में बाल विकास की जो भी थ्योरी थी आपको अच्छे से समझा दी गई है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, ये गारंटी है। और सभी जो इम्पोर्टेंट है वो इस वीडियो में मार्कअप है। सभी बच्चे अच्छे से इस वीडियो को देखें, ध्यान से समझें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, और ना बनाएं तो आप मेरी वीडियो दोबारा दोबारा देखें, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे CDP की, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए लाने का प्रयास करती हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट हो, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में और याद करने में। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पहला इसका यही करने वाले हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, ठीक है। विकासात्मक सिद्धांत का हम पहला पॉइंट करने वाले हैं, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियो को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तभी तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला पाती हूँ कि हाँ बिल्कुल मेरी वीडियो को अच्छे से प्यार मिल रहा है, सभी बच्चों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, ऑल दी बेस्ट। सभी अच्छे रहें और स्वस्थ रहें ठंड में, ठीक है। ओके।